जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनपीएमएस रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में आपका एनटीपीसी 10+2 लेवल का एग्ज़ाम और साथ ही साथ ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ होगा। तो मैं उसी दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ यूपीपी और यूपीएसआई के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं दोस्तों आप सभी लोगों के लिए साइंस का मैं स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस पर मैंने ठीक ठाक काम किया है और इसको मैं अपने स्तर पर आपको कराने का प्रयास करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं हम लोग अपने वीडियो के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला इसमें आपको सवाल दे रखा है। पहला सवाल इसमें दे रखा है कि एपीडियास्कोप क्या है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एपीडियास्कोप एक अपारदर्शी चित्रों को पर्दों पर दिखाने का काम आने वाला क्या है, एक उपकरण है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जलाशयों में सही समय का पता लगाया जाता है किसके द्वारा, किसकी मदद से। तो ध्यान रखिएगा, जलाशय में जो हम लोग सही समय का पता लगाते हैं वो है क्रोनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोनोमीटर। आगे कह रहा है कि भारहीनता होती है। तो भारहीनता होती है भैया, क्या होती है, किस स्थिति में होती है भारहीनता? तो ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जहां पर गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य हो जाएगी वहां पर आपको भारहीनता महसूस होने लगेगी। आगे अगला कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है। तो भार में क्या आपको स्थिति देखने को मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे गिरते हुए वस्तु की जो उसका भार होता है उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। ठीक है। अगला आपसे नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है। तो ध्यान रखिएगा, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन कोपरनिकस ने दिया था। अगला है आपका, ऊर्जा संरक्षण का आशय किससे है, मतलब ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है, कहने का मतलब यह है। तो ध्यान रखिएगा, सबको पता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो उत्पन्न के लिए यहाँ पर आपको सृजन नामक एक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो ये अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल कह रहा है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की मात्रा क्या होती है? समान होती है। ये आपका जवाब हो जाएगा। अगला आपसे देखिए, सुमेलित करने का ऑप्शन आपको दे रखा है और इसमें आपको सही सुमेलित ऑलरेडी वो पहले से करके दे रखा है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। दोस्तों, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आपसे पहला यहाँ पर दिया है फेदोमीटर। तो सबको पता है फेदोमीटर क्या होता है, समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है। दूसरा कह रहा है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के काम आता है। आगे कह रहा है हाइग्रोमीटर क्या है, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के काम आता है। और अल्टीमीटर जो होता है दोस्तों, वो ऊंचाई मापने के काम आता है। ठीक है। अगला आपसे सवाल कर रहा है, दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है कि एक एक सेगमेंट को आराम से कवर करेंगे। अभी आज हम लोग यांत्रिकी के सवालों को कुछ हमने कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपसे कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है।
तो वेग और संवेग से कौन सी भौतिक राशि हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब एज ए फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें आपको क्या मिल सकता है, वेग और संवेग से दोस्तों ध्यान रखिए हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है वो आपको बगल में दे रखा है, फार्मूला क्या होता है वो आपको बगल में दे रखा है, फार्मूला क्या होता है वो आपको बगल में दे रखा है। ये इसका क्या है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, ये आपको फार्मूला दे रखा है। ठीक है, ये आपको फार्मूला दे रखा है, इसको हम और सही से कर दे रहे हैं। ये आपको दोस्तों फार्मूला दे रखा है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। आगे कह रहा है बल गुणनफल है, तो दोस्तों बल किसका गुणनफल है, ये आपसे पूछने का प्रयास किया है उन्होंने। तो बल दोस्तों किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या है दोस्तों, बल है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या है दोस्तों, बल है। अगला आपसे कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा भैया, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, तो ध्यान रखिएगा, सवाल फिर से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, तो ध्यान रखिएगा लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, इसको हम लोग ध्यान देने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसके भार में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब अगर 50 किलो धरती पर है तो 50 किलो वो द्रव्यमान चांद पर भी रहेगा, पर आपको पता है कि उसके भार में परिवर्तन हो जाएगा, 1/6 का बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल आपसे कर रहा है कि लोलक की काल अवधि किसके ऊपर निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा लोलक की जो काल अवधि होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लंबाई अगर ज़्यादा है, लंबाई अगर कम है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोलक की काल अवधि क्या होगी। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि न्यून तापमानों के अध्ययन क्रोमोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है, तो किस लिए अनुप्रयोग होता है, कहाँ अनुप्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष यान में या शल्य कर्म में, दोनों बात एक ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल आपसे कह रहा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, पलायन वेग, क्या कह रहा है दोस्तों, पलायन वेग प्रति सेकंड होना चाहिए। कितना प्रति सेकंड होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पलायन वेग होना चाहिए। ठीक है, चले अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, जरा इस पर हम लोग गौर करते हैं। कह रहा है कि समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी, मोम व लोहे के टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे, तो ध्यान रखिएगा चाहे वो लकड़ी का टुकड़ा आप ऊपर से गिराएं, चाहे मोम का टुकड़ा, चाहे लोहे का टुकड़ा, सब धरती पर एक साथ गिरेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि समान गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है सब सामान एक ही जगह आपको एक साथ गिरते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अगला आपसे सवाल कर रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, लगभग है 149.8 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी जलकर भस्म होने की संभावना बहुत होगी। सबको पता है कि सूर्य एक दहकते हुए आग के गोले के जैसा है, तो अगर जो है
धरती से पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर कम होती है तो जलकर भस्म होने की संभावना बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो ध्यान रखिएगा कब चल सकती है भैया, तो शीतकाल में जो है वो तीव्र गति से चल सकती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, जरा इस पर हम लोग गौर करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि गर्मी में पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई, गर्मी में पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी गति क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा उसकी गति में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है, तो ध्यान रखिएगा सबको पता है कि ढिबरी हो जाए या लालटेन हो जाए या स्टोव हो जाए तो उसमें जो बत्ती लगी होती है उसमें तेल चढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है, तेल जो है ऊपर धीरे धीरे चढ़ता हुआ चला जाता है। पृष्ठ तनाव का कारण किसके कारण, मतलब पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा केशिका कर्षण होता है। अगला आपसे कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों, ये दूरी का मात्रक है। इसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, दूरी का मात्रक हो जाएगा और ये बराबर होता है दोस्तों 9.46 गुणे 10.15 मीटर के। अगले कह रहा है दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा पारसेक होती है। अगर पारसेक ऑप्शन में नहीं है तो प्रकाश वर्ष आपका उत्तर बन जाएगा। ऐसी स्थिति में भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा, तो ध्यान रखिए भारहीनता की स्थिति में उसके ज्वाला का आकार 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है दूध से दही का बनना किसका उदाहरण होता है, तो ध्यान रखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट घंटा का मान किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा 3.6 गुणे 10⁻15 जूल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, तो ध्यान रखिएगा वह कौन सा कण है, माइक्रोवेव फोटॉन। माइक्रोवेव फोटॉन ऐसा कण है जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है और अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद का जो सिद्धांत है उसको गलत साबित करने को ये प्रेरित कर रहा है। ठीक है, माइक्रोवेव फोटॉन का आविष्कार किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा अल्फांस स्टालोफेन एवं गुंटूर निमट्ज ने। बहुत खतरनाक नाम है, इनके नाम को ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग मित्र अगले सवाल की ओर। एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अब ध्यान रखिएगा जेट इंजन अंतरिक्ष में क्यों नहीं गति कर सकता, क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है और आपको पता है अंतरिक्ष में हवा है ही नहीं है, तो वहाँ पर जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है क्योंकि उसको आसपास से हवा एयर मतलब चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है, चलें अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा, तो क्या हो जाएगा अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए उसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। आगे कह रहा है कि स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो ध्यान रखिएगा द्रव क्रिस्टल से उसको ऊर्जा मिलती है जो स्वयं कलाई घड़ी ऑटोमेटिक चलना प्रारंभ कर देती है।
अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, क्योंकि अब ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा अगर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो केवल हमें आपको केवल और केवल कितना फलक दिखाई देता है, एक फलक दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे चंद्रमा घूम रहा है वैसे वैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है। अब आप जैसे मैं कहूँ आप पूरब में हो, मैं पश्चिम में हूँ, अगर आप जो है 90 डिग्री घूम के उत्तर में आ जाइए और मैं भी 90 डिग्री घूम के दक्षिण में पहुँच जाऊँ तो बताइए कोई मतलब नहीं निकलेगा। सॉरी आप, हाँ और क्या, आप उत्तर में चले जाइए, मैं दक्षिण में चला जाऊं, तो भाई हम तो एक ही सरफेस आपको देख पाएंगे ना। तो सेम कंडीशन यही इस सवाल में भी कर रहा है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की अवधि होती है, तो ध्यान रखिएगा 27.32 दिन के बराबर होती है। आगे कह रहा है चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई देता है, कितना % हम लोग पृथ्वी से उसको देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा 59%। अप्रॉक्स में अगर ऑप्शन नहीं है तो 60 हम लोग भी दे सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा का आकार कैसा है, तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा का आकार कितना है, पृथ्वी का 1/4 भाग कौन है, चंद्रमा का आकार है, ठीक है। चंद्रमा का चमकीला भाग, चंद्रमा चमकीला भाग है किसका, पर्वत का चमकीला भाग है, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है चंद्रमा का स्थित सर्वोच्च पर्वत, तो चंद्रमा का स्थित सर्वोच्च पर्वत है लिबनिट्ज पर्वत, ऊंचाई है 10,660 मीटर। 10,600 कितना मीटर, 60 मीटर है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कौन है भैया, सूर्य है। कौन है भैया, सूर्य है, ठीक है। जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो ध्यान रखिएगा टॉलमी ने किया था। किसने किया था, टॉलमी ने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे कह रहा है कि जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है भैया, पृथ्वी है। ब्रह्मांड का केंद्र कौन हो जाता है, पृथ्वी हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको मैं स्टार बना दे रहा हूँ। मैं फिर से सवाल को पढ़ता हूँ। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, तो इसको कौन कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसको कहा था कॉपरनिकस ने। किसने कहा था, कॉपरनिकस ने। अगला सवाल कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस अवस्था को कहा जाता है पेरिजी अवस्था। इस अवस्था को क्या कहा जा सकता है, पेरिजी अवस्था। तो प्लीज़ दोस्तों आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों कुछ व्यस्तता के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और मैं फिर से अपनी कोशिश जारी रखूँगा, ठीक है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।